यूपीएससी के जो क्वेश्चंस रहते हैं पेपर 1 के जनरल स्टडी के, उसमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चन जो होते हैं कॉन्सेप्ट और अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो हर सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक है। यूपीएससी का कोई भी बुक अगर सिलेबस का खरीदोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये मैं पहला टीचर नहीं हूँ जो यूट्यूब में मैं यूपीएससी का सिलेबस आपको बता रहा हूँ। मेरे तरह मेरे से अच्छे भी आपको हजारों वीडियो यूट्यूब में मिल जाएंगे। भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट। ठीक, अब भारत के इतिहास की जब बात आती है तो भारत के इतिहास में हम लोग क्या क्या देखते हैं। इतिहास को हम लोग 3 टुकड़ों में बांटते हैं। एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। मैक्सिमम इस तरह के ही मिल जाते हैं। लेकिन यूपीएससी में जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया, मतलब 1947 से 1964 का भी आपको हिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा। तो हम इसको 4 टुकड़े में बांट के हम पढ़ेंगे अपने यूपीएससी के सिलेबस में, और मैं इसी वे में भी आपको क्लियर करूंगा। तो प्राचीन इतिहास में हमें क्या क्या देखना है। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, एंशिएंट इंडिया में जो हमारा टॉपिक है, एंशिएंट इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक ईरा, वैदिक काल, मौर्य, गुप्ता, मौर्य, गुप्ता, हर्षवर्धन, बुद्धिज्म एंड जर्नलिज्म, और इसके अलावा आप एनसीईआरटी के 6 to 12 का किताब को अच्छे से फॉलो करें। एनसीईआरटी के इनको देखने के लिए एनसीईआरटी के 6 to 12 स्टैंडर्ड का बुक, वो भी जो 6 to 12 स्टैंडर्ड का बुक आप लेंगे, ओल्ड एनसीईआरटी लेंगे किनका, सतीश चंद्रा का, सतीश चंद्रा का। बहुत ही सिंपल वे में इनकी आती है, बहुत ही अच्छे एक्सप्लेन की हुई है। इसके बाद हम मिडिवल इंडिया में हम देख लेते हैं। मिडिवल इंडिया मतलब मध्यकालीन भारत, 8वीं सदी से लेके
15वीं सदी तक का इतिहास तो हम मध्यकालीन भारत में जोड़ के पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत मुगल काल, विजयनगर, मराठा, भक्ति सूफी आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन, के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी 7 to 12 स्टैंडर्ड का सतीश चंद्रा, एंसेंट भी आप सतीश चंद्रा का परचेज करें और मिडिल में भी आप सतीश चंद्रा का ही देखिए। और मॉडर्न इंडिया का हम देख लेते हैं। मॉडर्न इंडिया में हमें क्या क्या देखना है? मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में यूपीएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, जैसे मैंने अभी एंसेंट का टॉपिक बताया और मिडिवल का टॉपिक बताया, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा कि हिस्ट्री के किस पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे और किस पार्ट्स में आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इतिहास एक बहुत बेहद विषय है। इसमें जो लोग पीएचडी किए रहते हैं आपसे बाजी मार जाते हैं, लेकिन आप उनको भी आप टक्कर दे सकते हो, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, स्मार्टनेस रहनी चाहिए, तब आप उनको आप पछाड़ सकते हो और उनसे अच्छे स्कोर भी आप खड़ा कर सकते हो आप सभी। तो मॉडर्न इंडिया में 1757 की मॉडर्न इंडिया में हम 1757 की प्लासी की लड़ाई से 1947 तक का इतिहास, अंग्रेज की नीतियां, 1857 की क्रांति, कांग्रेस कब बनी, कैसे बनी, किस परिस्थिति में कांग्रेस का गठन हुआ, कांग्रेस का विचारधारा क्या था, कांग्रेस को अंग्रेजों का पिट्ठू क्यों बोला जाता है, और किस तरह से कांग्रेस ने अपनी जो 17 अधिवेशन किए, ये सब भी आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। गांधी ईरा, क्रांतिकारी, ये सब टॉपिक आपको देखना है। जितने भी देश में क्रांतिकारी हुए, जैसे सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकदत्त इत्यादि, और महान पर्सन्स भी हमारे देश में जन्म जिनका हुआ, जिन्होंने अपने देश के आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। रोशन जी का, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब बहुत महान पर्सन्स हमारे देश में सपुत्र पैदा लिए हैं, जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इसके अलावा 1964 के बाद का हम देखते हैं कि क्या कैसे गठन हुआ और किस तरह से हमारा संविधान का निर्माण हुआ। ये सब सारे आधुनिक इंडिया में भी कुछ टॉपिक हमारे आ जाते हैं। भारत का और विश्व का भूगोल में हमें क्या देखना है? इसकी भी भूगोल को जब भी आप पढ़े, सबसे पहले तो आप मैपिंग लिख, इंडियन ज्योग्राफी अगर आप पढ़ रहे हो तो इंडिया का फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप ले,
वर्ल्ड में भी आप इसी तरह करें, वर्ल्ड का फिजिकल मैप लें और पॉलिटिकल मैप लें। अगर आप मैपिंग के साथ अगर ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो कभी आप भूलोगे नहीं। मैपिंग में ही आपकी 50% ज्योग्राफी आपके बॉडी और माइंड के स्ट्रक्चर में बैठ जाएगी, तो आप कभी भी इस चीज को भूल नहीं सकते, क्योंकि यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है ज्योग्राफी का पूरा मैपिंग के थ्रू कॉन्सेप्ट बेस पर पूछती है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे तो 100% है कि भूलना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग शॉर्ट ट्रिक बना दे रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक में रटे जा रहे हैं। तो यूपीएससी यानी शॉर्ट ट्रिक यानी यूपीएससी खत्म, आपकी करियर खत्म, आपको पता भी नहीं चलेगा कि 365 दिन हमने मेहनत की और लास्ट में हमने रैपिड फायर के चक्कर में हमने शॉर्ट ट्रिक आजमा लिया। नहीं, कभी भी ऐसा ना करें। आप अपने उसी पुराने तलवार को ही धार को तेज करें, यानी रिवीजन करें जो आपने पॉइंटर नोट्स बनाए। किसी के ये नहीं कि उस कोचिंग में अच्छे मटेरियल मिल रहे हैं, उस कोचिंग में नहीं है। आप जिस भी मेंटोर से, जिस भी कोच से जुड़े हैं उस पर आप ट्रस्ट करें, उन्होंने जो बताया बेस्ट बताया होगा आपको। तो भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल में हम देखते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में हिमालय, पेनिनसुलर इंडिया के बारे में देखेंगे तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत कैसा है, किस तरह से है, भारत की नदियां, मानसून, भारत की मानसून, भारत की मिट्टियां, प्राकृतिक वनस्पति, ये सब हम भारत की हम देखते हैं। विश्व के भूगोल में भी हम देखेंगे महाद्वीप कैसा है, कितने कॉन्टिनेंट है, कितने महासागर है, पर्वत कैसे है, मरुस्थल कहाँ है, कौन से मानसून कहाँ है, ये सब वर्ल्ड के बारे में भी हम देखते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एग्रीकल्चर, मिनरल्स, एग्रीकल्चर तात्पर्य कृषि, खनिज, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्राइब्स के बारे में हम देखते हैं ज्योग्राफी में, और इंडियन वर्ल्ड दोनों पैटर्न में हम पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, इसको हमेशा आप मानचित्र से ही पढ़ें। इसके लिए आप 6 to 12 का बुक ले सकते हैं, और एडवांस बुक में आप जीसी लियोन की बुक को आप देख सकते हैं, क्योंकि जीसी लियोन की बुक जो है ज्योग्राफी के लिए रामबाण है। कॉपी, कभी कभी क्वेश्चंस वहां से कॉपी पेस्ट हो जाती है। और आप एटलस में आप ऑक्सफोर्ड का एटलस आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसमें दिया हुआ है। भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, इसमें है संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, देश की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायती राज, संवैधानिक निकाय, एक्स्ट्रा आपको यहाँ देखना है। इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत की बुक बहुत अच्छी है, डीडी बसु की भी बुक बहुत अच्छी है, दोनों को आप देख सकते हो। आर्थिक और सामाजिक विकास में जीडीपी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन्फ्लेशन, आरबीआई, बैंकिंग, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, कृषि, एमएसपी, फसल चक्र, हरित क्रांति, उद्योग, विदेशी व्यापार, एक्स्ट्रा टॉपिक जो है आपको देखना है। स्कीम सबको देखना है, पीएम किसान में क्या स्कीम है, जन जन जो आई है, और भारत सरकार में जो जो योजना कार्यक्रम चलाई जा रही है उस पर आप ध्यान दें। आयुष्मान भारत, मनरेगा इत्यादि कार्यक्रम से हमेशा क्वेश्चंस यूपीएससी में हर साल बनते ही बनते हैं। इसके लिए आप 11-12 की एनसीईआरटी प्लस इकोनॉमिक सर्वे और रमेश सिंह का बुक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रतियोगिता दर्पण का अतिरांक लेना ना भूले, क्योंकि उसमें पूरा अपडेट रहता है पूरे 1 साल का। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे अपडेट मांगता है, उसमें डाटा हमेशा हर साल चेंज होती रहती है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी में सबसे पहले हम 5 से 6 साल का क्वेश्चंस पैटर्न हम देख ले किस तरह से आ रही है। इसके लिए सबसे अच्छी बुक है कि आप शंकर आईएएस का बुक उठा लें, उन्होंने बहुत अच्छे से किताब लिखा है। इसकी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे इकोसिस्टम्स, फूड चेन्स, बायोडिवर्सिटी, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन, कॉप समिट, यूएनएफसीसी,
पेरिस एग्रीमेंट्स, पेरिस ट्रीटी, रामसागर साइट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर, टाइगर रिजर्व, IUCN रेड लिस्ट, वन जीव संरक्षण इत्यादि से क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर्यावरण से पूछे जाते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि शंकर IAS की बुक आप प्लस डाउन टू अर्थ मैगजीन हर महीने निकलती है, उसको आप देखें, बहुत अच्छी आर्टिकल से सभी पर्यावरण में आते हैं। जर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जर्नल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, इसरो के मिशन कौन कौन से लॉन्च हुए हैं, आगे क्या क्या लॉन्च होने वाली है, उस पर आप नजर रखें। चंद्रयान, आदित्य L1, गंगयान, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, डिफेंस में आप DRDO मिसाइल्स, अग्नि, ब्रह्मोस, IT, AI, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटरिंग, 5G, इसके लिए आप 6 to 12 का आप साइंस रिपोर्टर आप देख सकते हो और प्रगति करके आती है, उसको आप देख सकते हो, अच्छी सिंपल वे में दिया गया। और एक जो है आपके लिए यूपीएससी के लिए हमेशा रामबाण स्थापित होती है, जो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स लास्ट 1 से 5 साल का करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोला जाता है, लेकिन वो कौन सा, साइंस से रिलेटेड जो है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो है, उसको देखें। लेकिन करंट अफेयर्स जब भी यूपीएससी पूछेगी, सपोज हम 27 में हम एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको 20 अप्रैल 2026 से लेके 20 अप्रैल 2027 तक का 1 साल का करंट अफेयर्स आपको देखना होगा, ठीक। तो इसके लिए आप नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट, करंट इवेंट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, प्रोग्राम, अवार्ड, स्पोर्ट्स बुक, शिखर सम्मेलन जो हो रहे हैं, समिट जो हो रहे हैं, रक्षा सौदे जो हो रहे हैं, सब आप देख सकते हैं। इसके लिए आप सोर्स आपकी क्या क्या हो सकती है, इसके लिए सोर्स सबसे अच्छी सोर्स है द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, PIB योजना, कुरुक्षेत्र इत्यादि, ये सब हो सकते हैं। इसके अलावा आप DD नेशनल न्यूज सुन के रोज नोट्स बनाए, संसद TV का रोज न्यूज आप देखें। और हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या क्या स्टेटमेंट आ रही है, उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस पर क्वेश्चन से नहीं, उस पर इंटरव्यू में भी तर्क आधारित क्वेश्चंस कर लिया जाता है। सीसेट में आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, सीसेट में 200 मार्क्स का होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें 66 मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे और फर्स्ट पेपर से आपका मेरिट बनता है। इसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन बोधगम्यता में जैसे 25 से 30 क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रिहेंशन के रहेंगे। तकनीकी योग्यता में जैसे आपका एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग, पजल, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, ब्लड रिलेशंस, देख सकते। मानसिक योग्यता में आप नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन इत्यादि टॉपिक है, सब सारे रीजनिंग के ही टॉपिक है। मैथ्स में इसके लेवल तो बोला जाता है कि 6 to 10 तक का लेवल है, लेकिन इसकी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो अगर 6 to 10 तक का ही अगर आपने अच्छे से NCERT की बुक अगर आप कर लिए तो आप आराम से आप क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस इत्यादि सब क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता चुका हूँ आपको। DI में डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके बार ग्राफ, टेबल ग्राफ, मिक्स ग्राफ, पाई चार्ट से क्वेश्चंस 100% हर साल पूछे ही जाते हैं। अब सवाल यह है कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है, हर साल कुछ ना कुछ लॉजिक लगा देता है, लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से मिला के टोटल 16 से 20 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पॉलिटी से 14 से 17 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से 10 से 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट से 12 से 18 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी से 6-7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इधर उधर इसकी पॉलिटी में होते हैं, जो अभी तक ट्रेंड देखा गया है। यूपीएससी का जो फंडा है पूछने का, ये कोई भी टॉपिक यानी सब्जेक्ट से डायरेक्ट नहीं पूछेगा। तो कैसे पूछेगा?
सपोज दैट हम जानते हैं कि धौलावीरा एंशिएंट इंडिया से जुड़ा हुआ है, उसको जीआई टैग कब मिला, यूएनएफसीसी में कब वो ऐड हुआ, वो पूछ देगा आपको। और पूरा जब पूछेगा तो पूरा अप्लाइड क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों से जोड़ के वो पूछ देगा। ठीक, अब जो इसके लिए आपको स्ट्रेटजी जो बनानी है, एनसीईआरटी की 6 से 12 का ऑल सब्जेक्ट का बुक आप ले, उससे पढ़े। एक स्टैंडर्ड बुक सबकी ले, जो मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम अच्छे से अगर हम करते हैं तो यूपीएससी को हम आराम से, जो बिगिनर जो होते हैं, जो 12 के बाद एग्जामिनेशंस की तैयारी करने की सोच रहे हो, वो भी बहुत ही इजी वे में इसको आराम से आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले तो आप डिसिप्लिन मेंटेन करें, शेड्यूल बनाएं। और यूपीएससी कोई एग्जाम नहीं है लोग परसेंट के पीछे भागते हैं, यूपीएससी कभी परसेंट के पीछे नहीं भागता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो जेएनयू डीयू से 99% लाके गोल्ड मेडलिस्ट भी बने, लेकिन यूपीएससी का प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाया। और जो 33-34% है वो आईएएस बन के आज कहीं ना कहीं किसी न किसी जिला में सेवा दे रहे हैं। तो सब दिमाग से निकाल दे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी दिमाग से निकाल दे कि हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में इस टीचर से पढ़ेंगे, मुखर्जी नगर में हम रहेंगे, तभी हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ से आप निकालें, क्योंकि जो भी टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं उनके बारे में आप पता करें कि उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से है, यूपीएससी दिए भी है कि नहीं दिए है, ये सब सारे जानकारी इकट्ठा करके आप पढ़ें, तब आपको अच्छी मेंटरशिप आपको मिलेगी और आप अच्छे मार्गदर्शन में जाके अपने सपने को आप पूरे कर सकते हो। ये तो बहुत सारे हैं, एक बार मुखर्जी नगर जाके घूम लीजिए, देखिए कैसा है। मछली मार्केट आपको सर उठाएंगे तो दिखेगा। इसलिए कहा जाता है ना कि लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाओ और उस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक करो। ये मत देखो कि लक्ष्य आपके कितने दिन में होगी, लेकिन अगर चुक रहे हो, एक टाइम डिसाइड अगर आपने किया उससे चुक रहे हो, तो आप सोच मत बदलो, अपने लक्ष्य मत बदलो, बल्कि अपने रास्ते को बदलो। और देखो कि हमने जो पिछली गलतियां की है, कहां गलतियां की है जो हम लक्ष्य से चुक रहे हैं। बहुत सारे बोलते हैं कि एक छोड़ दो, वो छोड़ दो। अगर बार बार अगर हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान हमें नहीं दे कुछ दे रहे, तो क्या भगवान को पूजना हम छोड़ दे? नहीं, देखिए कि कहां गलती हो रही है, हमारे लक्ष्य में क्या कमी हो रही है, हमने शेड्यूल में क्या कमी है, हमारी रणनीति में क्या कमी है। अगर आपने इसको सुधार लिया और अपनी कमियों को सबसे पहले जान लिया, तो कोई भी मंजिल आपको अपने सपने को साकार करने से नहीं रोक सकती है। इसलिए बहुत बड़े बड़े विद्वान ने कहा है कि कभी कभी गुच्छे के अंतिम चाबी से भी ताले खुलते हैं। तो ये भी बात सही है, बस आपकी सोच सही होनी चाहिए, रणनीति सही होनी चाहिए और तरीका सही होनी चाहिए। अगर कुछ गलत हो रही है तो सोच बदलो।